हेलो फ्रेंड्स, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना क्लास 10 का नया सेशन एंड आई होप आप लोगों को ये हमारा पहला वीडियो लेक्चर पसंद आएगा। आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का, जिसका चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आज हम लोग केमिकल इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे, केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। जो भी केमिकल रिएक्शंस नेचर में होते हैं या फिर इनको हम लोग केमिकली परफॉर्म करते हैं, उनके इक्वेशंस को कैसे लिखा जाता है, हम उन सभी चीजों पे बात करेंगे। आज हमारा बेसिक सिर्फ दो मोटो पे रहेगा। हमारा जो दो मेन पॉइंट होगा आज के लिए वो होगा कि मैटर में जो चेंजेस होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, एंड सेकंड वन इज हम लोग फोकस करेंगे केमिकल इक्वेशन लिखा कैसे जाता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है और उससे हमें कौन कौन से इंफॉर्मेशंस मिलते हैं, एंड एट द सेम टाइम हम लोग बैलेंसिंग देखेंगे, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। तो आइए सबसे पहले अपने हम लोग मेन टॉपिक्स लिख लेते हैं जो कि हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। मेन टॉपिक्स जो कि आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। जो हमारा पहला है वो है टाइप्स ऑफ चेंज इन मैटर। जो मैटर में चेंजेस होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। उसके बाद हम लोग केमिकल इक्वेशन देखेंगे। केमिकल इक्वेशन देखेंगे, किसी भी केमिकल रिएक्शन को कैसे इक्वेशन के फॉर्म में लिखा जाता है हम उसको देखेंगे। उसके बाद इसमें हमारा एक सब पॉइंट होगा एसेंशियल्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, कि एक केमिकल इक्वेशन का एसेंशियल क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या होता है, केमिकल इक्वेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों होता है। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं स्टेप्स टू राइट अ केमिकल इक्वेशन। हम लोग केमिकल इक्वेशन के स्टेप्स को देखेंगे कैसे लिखा जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। कि केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे किया जाता है। इसमें जो हमारा मेन जिस बेसिस पे हम लोग इसको करेंगे कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे वो होगा हमारा हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड, हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड पढ़ेंगे कि कैसे हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करके हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो हमारा आज के वीडियो लेक्चर का आखिरी पॉइंट होगा वो होगा इंफॉर्मेशन कॉन्वेड बाय अ केमिकल इक्वेशन। आई होप आप लोगों को ये सभी पॉइंट्स दिख रहे होंगे। लास्ट पॉइंट का मतलब ये हुआ कि हम लोग देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन हमें किस किस टाइप्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। एक केमिकल इक्वेशन लिखने के बाद हम किन किन बातों के बारे में जान सकते हैं, वो कौन कौन से पॉइंट है। जैसे कि अगर मैं एक छोटा सा केमिकल इक्वेशन लिख देता हूं, जैसे कि छोटा सा इक्वेशन मैं आप लिख देता हूं, दैट इज H2 + O2 gives out H2O। ये रिएक्शन लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इस रिएक्शन से हमें क्या क्या पता चलता है वो हम इस पॉइंट में देखेंगे, हमें कौन कौन से इंफॉर्मेशंस मिल रहे हैं इस पॉइंट से। तो ये हमारे मेन पॉइंट्स हैं, इसको आप लोग अपने कॉपी के स्टार्टिंग पेज पे लिख लीजिए। इसी तरीके से हम लोग जो भी वीडियो लेक्चर बनाएंगे, इसके जितने भी पार्ट्स आएंगे उसमें हम इसी टाइप कुछ मेन पॉइंट्स आपको देंगे और उतने ही पॉइंट्स हम लोग उस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज की ये मेन पॉइंट्स आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। आप लोगों ने मेन पॉइंट्स नोट कर लिए होंगे। अब जो हमारा पहला पॉइंट था वो था टाइप्स ऑफ चेंज इन मैटर, कि मैटर में कितने टाइप्स के चेंजेस होते हैं। सो
बेसिकली मैटर में सिर्फ दो टाइप्स के चेंजेस होते हैं। पहला होता है हमारा फिजिकल चेंज एंड द सेकेंड वन इज ऑफ केमिकल चेंज। टू टाइप्स ऑफ चेंजेस इन मैटर। पहला जो है वो है हमारा फिजिकल चेंज। तो एक फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज को समझते हैं बहुत ही बढ़िया एग्जांपल लेकर के, कि जैसे आप लोग बॉटल लेते हो, ठीक है, बॉटल में आप लोग पानी रख करके फ्रिज में रख देते हो तो पानी जम जाता है, तो वहां पे आपको कुछ नया फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, आपको बस स्टेट का चेंज मिल रहा है। मतलब कि वो जो पानी पहले लिक्विड स्टेट में था अब वही पानी सॉलिड स्टेट में जा चुका है, ठीक है। या फिर आप लोग उसी पानी को बॉयल कर दो, ठीक है, आप लोग पहले कंडीशन में आप लोग पानी को ठंडा कर रहे हो और दूसरे कंडीशन में आप लोग उसको 100 डिग्री सेल्सियस के अराउंड आप लोग उसको बॉयल कर दो, तो वो वेपर में चेंज हो जाएगा ना। एंड ये रिवर्सिबल प्रोसेस भी होता है, मतलब कि अगर वो लिक्विड से सॉलिड जा रहा है तो वो सॉलिड से लिक्विड भी आ सकता है, ठीक है। फिजिकल चेंजेस जितने भी चेंजेस होते हैं वो सभी के सभी रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। मतलब कि वो अपने स्टेट को अगर खोते हैं तो वो उसी स्टेट को दोबारा पा भी सकते हैं। इसको एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि यहां पे एक एग्जांपल है कि H2O है हमारे पास लिक्विड के फॉर्म में, पानी का फॉर्मूला सभी को पता है ना, H2O ही होता है, तो वो लिक्विड के फॉर्म में है। अब हमने इसको हीट किया तो हमें मिला तो H2O ही, बट वेपर के फॉर्म में। किस फॉर्म में मिला हमें? वेपर के फॉर्म में। एक और समझते हैं, ये पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि अगर इसी लिक्विड वाटर को हम कूल कर देते हैं तो हमें तब भी H2O ही मिलेगा, बट वो सॉलिड स्टेट में होगा और इसको हम लोग आइस बोलते हैं। तो लिक्विड को अगर हम हीट करते हैं हमें वेपर मिलता है, और अगर उसी को हम कूल करते हैं तो हमें आइस मिलता है। इन दोनों कंडीशन में जो हमारा फॉर्मूला है वो चेंज नहीं हुआ है, हमें कोई नया प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है। इसका मतलब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा, नो न्यू प्रोडक्ट आर फॉर्म। कोई भी नया प्रोडक्ट हमको नहीं मिल रहा है। और क्या पता चल रहा है हमें कि इसमें किसी भी टाइप का केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है। तो हमारा जो थर्ड पॉइंट होगा, नो केमिकल कॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस। किसी भी टाइप का केमिकल कॉम्बिनेशन यहां पे नहीं हो रहा है। और क्या बात हो सकती है? वो रिवर्सिबल चेंज होगा। फिजिकल चेंज हमेशा रिवर्सिबल चेंज होता है। कोई भी नया प्रोडक्ट हमें नहीं मिलता है, उसमें किसी भी टाइप का केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं होता है, और सिर्फ और सिर्फ उसके फिजिकल स्टेट में चेंज आता है। चेंज टेक्स प्लेस in their फिजिकल स्टेट। सिर्फ और सिर्फ सब्सटेंस के फिजिकल स्टेट में ही चेंजेस आते हैं और बाकी उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। उसका अब वाटर का फॉर्मूला अभी भी H2O ही है, बट उसका स्टेट चेंज हो चुका है। पहले वो लिक्विड कंडीशन में था, अब वो गैसेस में पहुंच चुका है। पहले लिक्विड में था, अब वो सॉलिड में पहुंच चुका है। तो ये सारी बातें थी फिजिकल चेंज के बारे में। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। पहला पॉइंट वो रिवर्सिबल चेंज होगा। दूसरा पॉइंट उसमें कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं फॉर्म होगा। तीसरा पॉइंट उसमें किसी भी टाइप का केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं होगा कि ताकि वो कोई नया प्रोडक्ट बना सके। और उसमें सिर्फ और सिर्फ फिजिकल स्टेट में ही उसके चेंजेस आते हैं। फिजिकल स्टेट में चेंज कब करने का मतलब कि वो सॉलिड से लिक्विड हो जाएगा,
या फिर वो लिक्विड से सॉलिड हो जाएगा, या फिर वो गैस से लिक्विड हो जाएगा और इरिवर्सिबल। इसी टाइप के चेंजेस को फिजिकल चेंज कहते हैं। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग केमिकल चेंज के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग प्लीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग बात करने वाले हैं केमिकल चेंज के बारे में। सो हेडिंग नोट डाउन कीजिए, ये हमारा बी वाला पॉइंट है। केमिकल चेंज, नेचर में जो भी चेंजेस होते हैं वो केमिकली ही होते हैं एंड आप लोग इसको हमेशा देखते रहते हो। एग्जाम्पल के तौर पे दूध का फटना, ठीक है, जब दूध फट करके दही बनता है, फिर पनीर बन जाता है, तो उसमें भी कोई ना कोई केमिकल प्रोसेस हुआ रहता है जिसकी वजह से ही वो दूध फटा है। या फिर लोहे का जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, और पत्तों का गिर जाना, उसमें भी केमिकल चेंज ही हुआ है। मम्मियां रोटी पकाती हैं तो रोटी का पकना, ये भी केमिकल चेंज है, क्योंकि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। जितने भी केमिकल चेंजेस होते हैं वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं एंड इनको रिवर्स नहीं कराया जा सकता है। तो केमिकल चेंजेस, जो पहला पॉइंट वो है दे आर इरिवर्सिबल। नेक्स्ट पॉइंट इज न्यू सब्सटेंस ऑफ फॉर्म। हमें केमिकल चेंज के थ्रू नया सब्सटेंस देखने को मिल जाता है। उसके बाद केमिकल कॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस। एटम्स आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं, उनके बीच में बॉन्ड का ब्रेक डाउन एंड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और हमें एक नया प्रोडक्ट मिलता है। तो ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा, वो होगा दैट सब्सटेंस अंडरगो केमिकल चेंज। सब्सटेंस अंडरगो केमिकल चेंज। पिछले वाले कंडीशन में सिर्फ उसके स्टेट में चेंज हो रहा था, इस कंडीशन में क्या हो रहा है, वो केमिकल चेंज के अंदर जा रहा है एंड द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस चेंजेस कंप्लीटली। पहले जो भी उसकी केमिकल प्रॉपर्टी थी या वो चेंज हो चुकी है। अब जो नया प्रोडक्ट हमारे लिए बनेगा उसमें जो सब्सटेंस का केमिकल प्रॉपर्टी होगा वो कुछ और बनेगा और पहले कुछ और रहेगा। एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि जब H2 का मॉलिक्यूल O2 के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है तो हमें H2O का एक मॉलिक्यूल मिलता है, ठीक है। अब देखते हैं ये हमें मिला कैसे। तो आप सभी लोगों को पता है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग होती है एंड ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्डिंग होती है। तो यहाँ से ये बॉन्डिंग ब्रेक डाउन हुई और यहाँ से ये ब्रेक डाउन बॉन्डिंग हुई, ठीक है। ये जो बॉन्ड थे वो ब्रेक हुए। आप लोग हायर क्लासेस में स्टडी करोगे कि ये बॉन्ड ब्रेक कैसे होते हैं और कैसे कैसे ब्रेक होते हैं। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन इधर निकल जाएगा और एक हाइड्रोजन स्प्लिट हो जाएंगे, दोनों हाइड्रोजन स्प्लिट हो गए। अब ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन जाकर के ऑक्सीजन से कंबाइन करेंगे। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, इसका मतलब कि यहाँ पे 4 हाइड्रोजन होने चाहिए। तो अगर हम लोग इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो इसके आगे 2 लगा देंगे और इसके आगे 2 लगा देंगे। अब ये केमिकल इक्वेशन हमारा बैलेंस हो गया।
क्योंकि 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, केमिकल इक्वेशन हमारा बैलेंस्ड हो गया। ये था पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल मैं आप लोगों को यहां बता देता हूं। जैसे कि जब कार्बन O2 के साथ रिएक्ट करके CO2 बनाता है, ये भी एक केमिकल चेंज ही है। ये कैसे होता है? कार्बन का एक एटम ऑक्सीजन के 2 एटम मिल करके कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया। ये समझ में आया आप लोगों को? ये कैसे हुआ? इनके बीच का ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ऑक्सीजन स्प्लिट हो गया और वो कार्बन से जाकर यहाँ पे चिपक गए। तो ये थी पूरी केमिकल चेंज की कहानी। केमिकल चेंज हमेशा इरिवर्सिबल होता है, ये कभी भी रिवर्सिबल नहीं होता है। कुछ कंडीशंस होते हैं जिनमें हम इसको रिवर्सिबल बना सकते हैं, बट वो बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन माना जाता है और ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, इसमें हमें नया सब्सटेंस मिलता है। जैसे कि ये दोनों गैसियस इन नेचर थे और हमें आखिर में जाकर के एक लिक्विड मिला, मतलब उसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो गई। यहाँ पे ये हमारा सॉलिड फॉर्म में था, ये हमारे गैसियस फॉर्म में था और जो हमें प्रोडक्ट मिला है वो हमारा गैसियस फॉर्म में है। जो भी हमारे लेफ्ट हैंड साइड में होता है, ये चीज मैं आपको यहीं बता देता हूँ, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारा राइट हैंड साइड है। जो भी चीजें एरो के लेफ्ट हैंड साइड में होती हैं वो हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं, जो कि रिएक्ट करते हैं, आपस में रिएक्शन करते हैं। और जो भी चीजें इस एरो के राइट हैंड साइड में होती हैं वो हमारा प्रोडक्ट होता है। ठीक है, वो हमारे प्रोडक्ट होते हैं जो कि हमको मिलता है वहां पे। ये सारी कहानी थी केमिकल चेंज के बारे में। अब हम लोग देखेंगे कि कितने टाइप्स के केमिकल चेंजेस होते हैं। टाइप्स का कहने मतलब ये नहीं कि हम केमिकल चेंजेस के बारे में देखने वाले हैं, नहीं। अब हम लोग ये देखेंगे कि केमिकल चेंजेस में किस किस तरीके के केमिकल चेंजेस होते हैं। किसी किसी केमिकल चेंजेस में सिर्फ स्टेट का ही चेंज नहीं होता है, वहां पे हीट भी निकल सकती है, वहां पे लाइट भी निकल सकती है, वहां पे स्टेट भी चेंज हो सकता है, और भी चीज होती है जो वहां पे पॉसिबल हो सकते हैं। और हम उन्हीं पॉसिबिलिटीज को देखेंगे। बेसिकली 5 पॉसिबिलिटीज होती हैं जिनमें केमिकल चेंजेस होते हैं। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग ऑब्जर्वेशंस देखने वाले हैं जिनके बेसिस पे हम केमिकल रिएक्शंस में होते हैं। फ्यू ऑब्जर्वेशंस बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन। तो हम लोग कुछ ऑब्जर्वेशंस देखने वाले हैं जो कि हमें बताएंगे कि केमिकल रिएक्शन वहां पे हुआ है, या फिर आप लोग इसको बेस ना करके आप लोग इसको चेंज कर लो। फ्यू ऑब्जर्वेशंस विच डिटरमाइंस कर लो इसको, ठीक है, विच डिटरमाइंस केमिकल रिएक्शन। हम कुछ ऑब्जर्वेशन देखने वाले हैं जिनके बेसिस पर हम लोग केमिकल रिएक्शन को पता करेंगे कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। पहला है हमारा चेंज इन स्टेट। ठीक है, तो अब हम लोग देखने वाले हैं चेंज इन स्टेट का एग्जांपल, कि वहां पे उसका स्टेट चेंज हुआ है। तो जैसे कि मैंने जब हमने केमिकल चेंज पढ़ा था तो उसमें मैंने एग्जांपल लिया था, वो एग्जांपल यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं। ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है जिसमें हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करता है और पानी बनाता है। इसका स्टेट कैसा है? ये गैसियस इन स्टेट है, ये भी गैस इन स्टेट है, बट ये लिक्विड इन स्टेट है। और ये हमको मिला है क्या? वाटर। जब 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करता है तो हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मिलते हैं। और यहाँ पे चेंज इन स्टेट दिखाया गया है क्योंकि हाइड्रोजन गैसेस इन स्टेट होता है, ऑक्सीजन भी गैस इन स्टेट होता है, और जो हमें प्रोडक्ट मिला है वो हमारा लिक्विड इन स्टेट है। अब दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ
प्रेसिपिटेट क्या होता है? जब कोई सॉलिड फॉर्म सॉल्यूशन में बचा रह जाता है, रिएक्शन होने के बाद अगर कोई सॉलिड प्रोडक्ट बन रहा है हमारा, ठीक है, सॉलिड प्रोडक्ट बन रहा है एंड दैट वन इज इनसॉल्युबल, ठीक है, वो वहां पे घुला नहीं है, वो सॉलिड का सॉलिड रह गया, तो वो एक प्रेसिपिटेट कहलाता है। एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग एक्वस NaCl को AgNO3 के सॉल्यूशन में मिक्स करते हैं, ठीक है, ये दोनों सॉल्यूशन है, ये दोनों एक टाइप के लिक्विड है, ठीक है, NaCl नमक का पानी, उसको ब्राइन वाटर बोला जाता है, जो ये बहुत ही कंसंट्रेटेड इन नेचर होता है, और AgNO3 जिसको सिल्वर नाइट्रेट कहा जाता है। इन दोनों को अगर हम आपस में मिक्स करेंगे तो हमको एट द सेम टाइम उसी समय पे एक झटका भी लगता है, मतलब कि कुछ ही फ्यू सेकेंड्स के अंदर हमको AgCl का एक प्रेसिपिटेट मिल जाता है, एंड दिस वन इज व्हाइट PPT। ये व्हाइट PPT बना लेता है और उसके बाद हमें NaNO3 एक्वस कंडीशन में ही मिल जाता है, बट ये AgCl हमारा सॉलिड फॉर्म में मिलता है और ये व्हाइट PPT बनाता है। तो हमें इस रिएक्शन से ये पता चला है कि केमिकल रिएक्शंस में प्रेसिपिटेट का भी फॉर्मेशन होता है। एक एग्जांपल और लेते हैं, अगर पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट में, ठीक है, लेड नाइट्रेट में अगर मिक्स किया जाए तो हमको लेड आयोडाइड का एक PPT मिलता है जो कि येलो इन कलर होता है। ये हमें येलो PPT मिलता है और उसके बाद हमें KNO3 अलग मिल जाता है। दिस वन इज नॉट, ये एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन नहीं है, ठीक है, तो हम लोग इसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन करेंगे। ये पी इसको सॉरी ये PbI2 होगा, ठीक है, दिस वन इज येलो PPT। तो इसको बैलेंस कर लेते हैं। वैसे मैं तरीका आप लोगों को बैलेंस करने का बताऊंगा। इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे 2 आयोडाइड है, 1 पोटेशियम है और यहाँ पे NO3 की क्वांटिटी 2 है, तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो NO3 की क्वांटिटी बैलेंस्ड हो गई, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नेचर का, तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नेचर को ही हम लोग सॉल्व करते हैं। NO3 बैलेंस हो गया, पोटेशियम 2 हो गए, यहाँ पे 2 लगा दीजिए, पोटेशियम 2 हो गए, आयोडाइड 2 हो गए, लेड 1 है। ये केमिकल रिएक्शन हमारा बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। तो ये है हमारा फॉर्मेशन ऑफ PPT। हमने यहाँ पे 2 रिएक्शंस देखे, पहला NaCl का AgNO3 के साथ जिसमें AgCl का व्हाइट PPT बन रहा था, और उसके बाद पोटेशियम आयोडाइड का लेड नाइट्रेट के साथ जिसमें लेड आयोडाइड का येलो PPT बन रहा था। इस दोनों केमिकल रिएक्शंस में हमें PPT का फॉर्मेशन दिखाई दिया और पहले वाले हमें केमिकल रिएक्शन में हमें स्टेट के चेंजेस को दिखाया गया है कि यहाँ पे गैसियस स्टेट से वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जा रहा है। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं आगे। जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है एवोल्यूशन ऑफ गैस। एवोल्यूशन ऑफ गैस। अब हम उस केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल लिखेंगे जिसमें गैस का एवोल्यूशन होता है। तो अगर आप लोग मेटल जिंक को, ठीक है, मेटल जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हो, ठीक है, आप लोग को ZnSO4 मिलता है एक्वस इन फॉर्म, और उसी समय पे हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन होता है, मतलब कि उस सॉल्यूशन के अंदर से हाइड्रोजन गैस निकलता है। इसका एक बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट है जो कि आप लोगों को लैब में करवाया जाएगा कि जब ये रिएक्शन परफॉर्म किया जाएगा तो उस समय एक फ्लेम के पास, ठीक है, ऐसे समझते हैं कि एक टेस्ट ट्यूब में हमारे पास H2SO4 का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। इसके अंदर हमने जिंक के मेटल को डाला है, ठीक है। जैसे ये जिंक का मेटल इसके सरफेस पे पहुंचता है, यहां से हाइड्रोजन गैस लिबरेट होने चालू हो जाते हैं, ठीक है, H2 गैस यहां से निकलने चालू हो जाते हैं। और ये पता करने के लिए कि वहां से H2 गैस ही निकल रहा है, हम उसके पास एक मोमबत्ती या फिर कोई भी एक फ्लेम लेकर के आते हैं, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास हम कोई भी एक फ्लेम लेकर के आएंगे या फिर वो मोमबत्ती हुई, माचिस से कुछ भी, तो वहां से हमें पॉपअप का साउंड सुनाई देता है, ठीक है। पॉपअप का साउंड, जैसे
पटाखे फूटते हैं ना छोटे छोटे पट पट से, उसी टाइप में हमें पॉपअप साउंड सुनाई देता है और इससे ये कंफर्म होता है कि हाँ उस सॉल्यूशन के अंदर से हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो ये वाला एग्जांपल था हमारा एवोल्यूशन ऑफ गैस का। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको इरेज कर देता हूं। थर्ड पॉइंट हमारा हो गया। अब जो हमारा फोर्थ एग्जांपल है वो है चेंज इन टेम्परेचर। जब हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के साथ मिक्स करते हैं तो हमें CaOH का होल गैस मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एंड एट द सेम टाइम वहां से हीट निकलती है। CaO को क्विकलाइन कहा जाता है, हिंदी में इसको चूना कहा जाता है। ये सॉलिड फॉर्म में होगा, ये एक्वस होगा या फिर लिक्विड होगा, ये एक्वस होगा और हीट हमारे एनर्जी के फॉर्म में निकल जाएगा। ये हमारा क्विकलाइन होता है, सॉरी ये हमारा स्लेट लाइन होता है। ये चूने का पानी होता है। जब आप लोग चूने को पानी में डालते हो तो उसमें से बुलबुले निकलते हैं और अगर आप लोग उस कंटेनर को टच करोगे तो वो उस कंटेनर का जो टेम्परेचर होगा वो बढ़ चुका होगा। इसका मतलब कि वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, वहां से हीट निकल रही है। अब जो हमारा आखिरी पॉइंट है वो है चेंज इन कलर। जब हम लोग आयरन के मेटल को, ठीक है, आयरन मेटल को हम लोग CuSO4 के एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं, ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, ठीक है, ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। हम लोग उसमें आयरन के मेटल को CuSO4 में डालते हैं तो हमें FeSO4 का सॉल्यूशन मिलता है एंड दिस सॉल्यूशन इज ग्रीन कलर और हमें वहां से कॉपर मेटल सॉलिड फॉर्म में निकल जाता है। तो ये था हमारा आखिरी डिटर्मिनेशन, जिसके तौर पे हम बता सकते हैं कि यहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन हुआ है। चेंज इन कलर मतलब कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, टेम्परेचर चेंज होता है इसका मतलब भी वहां पे केमिकल रिएक्शन हुआ है, और अगर गैस का एवोल्यूशन होता है तो इसका मतलब भी वहां पे केमिकल चेंज हुआ है। अब यहाँ कॉर्नर पे ही मैं कुछ और एग्जांपल दे देता हूं जिसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, और कर्डिंग है, कर्डिंग ऑफ मिल्क, दूध का पनीर में बन जाना या फिर दूध का दही में बन जाना। उसके बाद डाइजेशन ऑफ फूड, जो हमारा फूड डाइजेस्ट होता है वो भी एक एग्जांपल है। तो ये कुछ और भी एग्जांपल्स हैं जिनके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि वहां पे केमिकल चेंज या फिर केमिकल रिएक्शंस हुए हैं। तो ये सारी कहानी थी केमिकल चेंज के बारे में, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग चल रहे हैं केमिकल इक्वेशन की तरफ। सो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको इरेज कर देता हूं। लोग पढ़ने जा रहे हैं एक केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो नोट डाउन कीजिए। केमिकल इक्वेशन, मैं इसका डेफिनेशन लिखवाने नहीं जा रहा हूं, आप लोग इसका डेफिनेशन बुक से ही लिख लीजिएगा। मैं सिर्फ इसको एक्सप्लेन कर देता हूं कि केमिकल इक्वेशन होता क्या है। ये एक केमिकल इक्वेशन का एग्जांपल है। H2 + O2 gives out H2O। इसमें हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल कंबाइन करके वाटर बनाता है। केमिकल इक्वेशन ये कहता है कि किसी केमिकल रिएक्शन को, ठीक है, किसी केमिकल रिएक्शन को लिखने का वो तरीका, किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखने का वो तरीका जिनमें हम उन एलिमेंट्स के सिंबल को इस्तेमाल करते हैं और कुछ फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके
एक इक्वेशन तैयार करते हैं, उसी इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन कहा जाता है, जिसके थ्रू हम लोग एक केमिकल रिएक्शन को बताते हैं, केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं। ये एक सिंपल सा केमिकल इक्वेशन है। अभी तक ये केमिकल इक्वेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अगले स्टेप में हम लोग देखेंगे कि प्रॉपर केमिकल इक्वेशन, एक बेस्ट केमिकल इक्वेशन कैसे लिखा जाता है। ये हमारा हो गया एक नॉर्मल केमिकल इक्वेशन। इसका डेफिनेशन आप लोग बुक से देखकर लिख लीजिएगा, मैं एक बार बोल देता हूं दैट अ स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ formula and symbols of a schematic representation of formula and symbols of a chemical reaction is known as chemical equation। किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखने का एक स्कीमेटिक तरीका, ठीक है, एक सिस्टमैटिक तरीका जिनमें हम उनके सिंबल और फॉर्मूलों का यूज करके इक्वेशन तैयार करते हैं, उसी को केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। अब हम लोग देखने वाले हैं स्टेप्स टू write a proper chemical equation। एक प्रॉपर केमिकल इक्वेशन लिखने का तरीका क्या होता है? तो स्टेप नंबर 1, स्केलेटल रिप्रेजेंटेशन। स्केलेटल रिप्रेजेंटेशन का मतलब कि बाहरी तौर पे उसको हम एक आउटर स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देते हैं कि हाँ, बाहरी तौर पे हमारा जो रिएक्शन होगा वो इस तरीके का दिखाई देगा। कार्बोनेट gives us calcium oxide plus कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एक स्केलेटल रिप्रेजेंटेशन है, हमने इसको एक आउटर स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया। अब हम इसके फॉर्मूले को यहाँ पे लिख देते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 gives out CaO plus CO2। ये हमारा एक स्केलेटल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब स्टेप 2, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन अब हम लोग करने वाले हैं। तो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन में क्या किया जाता है कि इन सभी के स्टेट्स लिखे जाते हैं। जो भी केमिकल इक्वेशन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इन सभी एलिमेंट्स, इन सभी कंपाउंड्स के हम स्टेट को लिखेंगे। उसमें अगर किसी टाइप का रिएजेंट इस्तेमाल हुआ है, उसमें जो कंडीशंस अप्लाई किए गए हैं उनको यहाँ पे हम लिखेंगे। अगर उनमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ है तो वो हम दिखाएंगे। अगर उसमें गैस बन रहा है तो वो हम दिखाएंगे। अगर उनमें एनर्जी का चेंज हो रहा है तो वो हम दिखाएंगे। आप लोग इतना नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग स्टेप 2 को देखेंगे। स्टेप 2, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला पॉइंट होगा वो होगा फिजिकल स्टेट। कि हमने जो भी वहां पे कंपाउंड लिखे हुए थे उनके फिजिकल स्टेट को हम लिखेंगे। जैसे कि CaCO3 सॉलिड इन स्टेट गिव्स आउट CaO कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड इन स्टेट प्लस CO2 कार्बन गैसियस इन स्टेट। तो ये हो गया वहां के स्टेट्स। मैं इनका लेता हूं। तो ये हो गया फिजिकल स्टेट इन सभी कंपाउंड्स का। अब जो हमारा सेकेंड पॉइंट होगा
वो होगा कंडीशंस को देखना। कंडीशंस अप्लाइड, कंडीशंस अप्लाइड में हम लोग क्या क्या देखेंगे? अगर हमने वहां पे हीट का इस्तेमाल किया तो हीट को देखेंगे, अगर वहां पे हमने डार्कनेस का इस्तेमाल किया तो उसको देखेंगे, अगर वहां पे हमने लाइट इस्तेमाल किया है तो वो देखेंगे, वहां पे हमने कोई अगर रिएजेंट इस्तेमाल किया है तो उसको देखेंगे, हमने वहां पे कोई कैटलिस्ट इस्तेमाल किया है, एक्सेट्रा। अगर हमने इन सभी चीजों में से कुछ भी इस्तेमाल किया होगा तो हम उसको उसके एरो के ऊपर लिखेंगे। जैसे कि इस रिएक्शन में हमने हीट का इस्तेमाल किया है तो उसको कैसे लिखेंगे? CaCO3 on heating gives us CaO plus CO2 गैस। ये हो गया हमारा कंडीशन अप्लाइड। थर्ड कंडीशन में हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ गैस एंड पीपीटी। अगर वहां पे गैस और पीपीटी का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? इसी इक्वेशन से हम लोग देखते हैं। CaCO3 solid on heating gives us CaO solid plus CO2 गैसेस इन नेचर, और यहाँ पे ये अपवर्ड एरो लगा देंगे। अपवर्ड एरो का मतलब कि वो गैस है और इसीलिए वो ऊपर की तरफ उठ रही है, गैस ऊपर की तरफ उठती है, इसीलिए यहाँ पे जो एरो का हेड होगा वो ऊपर की तरफ रहेगा। तो इन बेसिक सी बातों का आप लोग ध्यान रखेंगे कि हमने यहाँ पे फिजिकल स्टेट में उनके स्टेट्स को दिखाया है। उसके बाद जो कंडीशंस अप्लाइड थी वहां पे, जैसे कि हमने वहां पे हीट का इस्तेमाल किया है, डार्कनेस का इस्तेमाल किया है, लाइट हो गया, रिएजेंट हो गया, कोई भी कैटलिस्ट हो गया, या फिर कोई भी हमने उसमें एक्सटर्नल प्रेशर का इस्तेमाल किया है, जो भी चीज हमने इस्तेमाल की होगी वो हम एरो के ऊपर लिखेंगे। ठीक है। अब फॉर्मेशन ऑफ गैस एंड पीपीटी। अगर गैस और पीपीटी बनता है तो गैस की कंडीशन में जो एरो होगा वो ऊपर की तरफ लगेगा, और अगर पीपीटी बनता है तो वो एरो नीचे की तरफ लगेगा। हम लोग एक पीपीटी का एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि जब NaCl को AgNO3 के सॉल्यूशन में डाला जाता है तो हमें AgCl का एक व्हाइट पीपीटी मिलता है। तो इसको इस तरीके से दिखाएंगे, और साथ ही साथ हमें NaNO3 एक्वा सॉल्यूशन मिल जाता है। ठीक है। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि जो एक्वस और जो लिक्विड लिखा जाता है वो दोनों सेम चीज है, नहीं, वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। लिक्विड का मतलब कि वो कोई एक सॉल्यूशन भी हो सकता है, वो कोई एक सिंपल लिक्विड भी हो सकता है, बट एक्वस का मतलब कि जब हम कभी एक मेटल को और उसका सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, हम लोग मेटल के साथ जब सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो एक एक्वस सॉल्यूशन बनता है। ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे सोडियम के साथ सॉल्यूशन बनाया है तो ये हमारा एक मेटल के साथ सॉल्यूशन बना हुआ है, तो ये एक्वा सॉल्यूशन फॉर्म करता है। जितने भी इस तरीके के होंगे वो एक्वा सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे। AgCl हमारा व्हाइट पीपीटी बनाया है, इसके लिए हमने यहाँ पे जो एरो का हेड है वो नीचे की तरफ रखा हुआ है। ये है हमारा थर्ड स्टेप। इसमें एक पॉइंट और आता है, मैं उसको ऊपर ही लिख देता हूं। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ये फिजिकल स्टेट भी नोट कर लिया होगा। चलिए, जो हमारा फोर्थ था वो था चेंज इन देयर एनर्जी। उनके जो भी एनर्जी में चेंज हो रहा है, रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद जो एनर्जी में चेंज हो रहा हो। फॉर एग्जांपल के तौर पे हमारे पास कोई एक रिएक्टेंट A है और कोई एक रिएक्टेंट B है, आपस में रिएक्ट करके हमें प्रोडक्ट C दे रहे हैं। इस कंडीशन में यहाँ पे एनर्जी का लॉस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी हमारी नेगेटिव आ रही है, तो इस टाइप की कंडीशन को एंडोथर्मिक बोला जाता है। एंडोथर्मिक का मतलब होता है कि हम उस रिएक्शन में खुद से हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, एक्सटर्नली हम उसमें हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, इसीलिए वहां पे एनर्जी नेगेटिव होती है। ये पहला कंडीशन था।
सेकंड कंडीशन क्या होगा, जब रिएक्टेंट ए और रिएक्टेंट बी आपस में कंबाइन करके हमें प्रोडक्ट सी देंगे और उस कंडीशन में वहां पे एनर्जी जो होगी वो पॉजिटिव आ जाए, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब कि हमें वहां से हीट निकलती हुई मिल रही है। जैसे कि तो कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है और साथ ही साथ हमें वहां से हीट निकलती हुई मिलती है। तो ये कंडीशन हुआ कि हमें वहां से एनर्जी निकलती हुई मिल रही है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम लोग केमिकल इक्वेशन के बैलेंसिंग पे चलेंगे। आप लोग प्लीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ी, पहले एक एग्जांपल लिखते हैं। H2 plus O2 gives out H2O। क्या ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस है? सोच के बताइएगा, क्या ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस है? जी नहीं, ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि जो एटम की संख्या, एटम का जो नंबर है लेफ्ट हैंड साइड में वो ज्यादा है एज कंपेयर टू राइट हैंड साइड। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है प्लस 2 ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और सिर्फ 1 ऑक्सीजन है। मतलब यहाँ पे टोटल जो हमारे पास एटम्स हैं वो 4 हैं और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 है। बात समझ में आई? और इसीलिए केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों किया जाता है? ताकि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो वैलिड रहे, क्योंकि हमें पता है दैट मास नाइदर बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। और इसीलिए ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड रहे, इसीलिए केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत ही जरूरी होता है। तो अब हम लोग एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखते हैं कि एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। इसी एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। तो बहुत से मेथड्स होते हैं केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। जो बुक में दिया गया हुआ है वो है हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड का मतलब ये नहीं है कि मारो ट्रायल लेते जाओ फिर मारो फिर ट्रायल करते जाओ, नहीं। हीट एंड ट्रायल मेथड का मतलब है एक बार उसको इक्वल करो, फिर चेक करो, फिर अगर उसमें कुछ कमी पड़ती है फिर उसको बैलेंस करो, फिर चेक करो, फिर भी नहीं बैलेंस होता है तो फिर बैलेंस करो, फिर चेक करो। मतलब कि आपको इसमें कई बार बैलेंस करना पड़ेगा, वो अनबैलेंस रहेगा, चेक करना पड़ेगा, फिर से उसमें आपको ट्रायल लेने पड़ेंगे, फिर से आपको उसमें चेक करना पड़ेगा। तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन का एक तरीका होता है, प्रॉपर उसके कुछ तरीके होते हैं। पहला तरीका है हमारा हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड में हम लोग करते क्या है, सबसे पहले आप लोग एक बॉक्स बना लीजिए, ठीक है। आप लोग एक बॉक्स बना लीजिए, यहां पे लिख दीजिए एटम्स, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। हमारे एटम्स कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन। एलएचएस में हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 ऑक्सीजन। आरएचएस में राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितने हैं? 1। हाइड्रोजन तो हमारा बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन हमारा यहाँ पे बैलेंस नहीं है, तो हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। एक मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। बैलेंसिंग अगर आप लोगों को करनी है, बैलेंसिंग अगर आप लोगों को अच्छे से आता है, नहीं आता है, आप लोग ये स्टेप फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग मेटल्स को बैलेंस कीजिए, ठीक है।
जितने भी मेटल्स होते हैं पहले मेटल्स को बैलेंस कीजिए, उसके बाद नॉन मेटल्स को बैलेंस कीजिए, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन, सॉरी ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ठीक है। पहले मेटल को बैलेंस कीजिए, फिर नॉन मेटल को, फिर ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस कीजिए। मेटल अगर बैलेंस है नॉन मेटल पे आइए, बैलेंस है ऑक्सीजन पे आइए, चेक कीजिए पूरा इक्वेशन बैलेंस्ड है, अच्छी बात है। हाइड्रोजन को बैलेंस कीजिए, अगर मेटल बैलेंस नहीं है मेटल को बैलेंस कीजिए, उसके बाद नॉन मेटल को बैलेंस कीजिए, फिर मेटल को बैलेंस कीजिए, फिर ऑक्सीजन पे आइए, ऑक्सीजन को बैलेंस कीजिए, फिर मेटल को बैलेंस कीजिए, चेक कीजिए, नॉन मेटल को बैलेंस कीजिए, फिर चेक कीजिए, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस कीजिए, फिर चेक कीजिए, और फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करके आखिरी बार चेक कीजिए। बस ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा पड़ता है, बट अगर आप लोगों को एक बार बैलेंसिंग आ जाती है तो वो बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ पे हमने एक बॉक्स बना के देख लिया कि हाइड्रोजन 2 है, LHS में, RHS में 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। तो अब हमको इसमें हीट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करना है। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन हो कि ये LHS के बराबर हो जाए, 2 ऑक्सीजन रहने चाहिए, तो हम इसके आगे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे एक नया बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। एटम्स, LHS, RHS, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन चेक करते हैं, LHS में ऑक्सीजन 2, RHS में ऑक्सीजन 2, लेकिन RHS में हाइड्रोजन 4 हो गए, LHS में सिर्फ 2 हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो गए। अब ये हमारा जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। बात समझ में आ गई कैसे बैलेंस करना है? सबसे पहले एक बॉक्स बनाइए और चेक कीजिए कितने नंबर ऑफ एटम्स कितने LHS साइड में है, कितने RHS साइड में है, उन सभी को चेक कीजिए, इक्वेशन को लिखिए, इक्वेशन में जितने भी आपको ट्रायल करने पड़ते हैं आप इक्वेशन में ही ट्रायल कीजिए, नया बॉक्स बनाइए, उसमें चेक कीजिए। यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे पास सिर्फ 1 था, हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन हमारे पास 2 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन का जो अमाउंट था वो बढ़ गया, तो हम लोग अब LHS के हाइड्रोजन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको बैलेंस कर लेंगे। ये केमिकल इक्वेशन हमारा बैलेंस हो चुका है। इस पे हम कुछ और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन है, कैल्शियम प्लस H2O gives out CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2 गैस, ठीक है। हमारे पास ये केमिकल इक्वेशन है, इसमें हम सभी स्टेट्स को लिख लेते हैं और ये गैस। इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बॉक्स बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे एटम्स, ये हो गया हमारा LHS साइड, ये हो गया हमारा RHS साइड। एटम्स कौन कौन से हैं हमारे यहाँ पे? 3 एटम है हमारे पास, तो 3 बॉक्स बनाएंगे। पहला एटम है हमारा कैल्शियम, उसके बाद है हमारा हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन। LHS में कैल्शियम कितना है हमारे पास? 1। RHS में कितना है? 1। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 और 2 4। इसको जब आप अंदर मल्टीप्लाई करके, जो ब्रैकेट के बाहर होता है तो उसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गए और 2 ये 2 2 4। ऑक्सीजन कितने हमारे पास? 1। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हमारा? यहाँ पे 2 के मल्टीपल में तो 2। तो हाइड्रोजन नहीं बैलेंस है और ऑक्सीजन नहीं बैलेंस है, तो सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें LHS साइड में 2 ऑक्सीजन लाने होंगे, तो यहाँ पे हम लोग एक नया केमिकल इक्वेशन लिख लेते हैं, Ca plus H2O gives out CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2। यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारे पास ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 ऑक्सीजन हो गया। एक नया बॉक्स बना लेते हैं। आपको पुराने बॉक्स से ये अंदाजा रहेगा कि कितने नंबर ऑफ एटम्स अभी वहां पे प्रेजेंट हैं और हमें कितनों को बैलेंस और करना है।
एटम्स LHS RHS, कैल्शियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हम बैलेंस कर रहे थे, ऑक्सीजन कितना हो गया हमारा 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया 2, ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन को देखते हैं, हाइड्रोजन 2 2 4 हाइड्रोजन 2 और ये 4, ये भी बैलेंस हो गया, ये इक्वेशन हमारा बैलेंस हो गया। इसका मतलब अगर हम H2O के आगे 2 लगा देते हैं तो ये केमिकल इक्वेशन हमारा बैलेंस हो जाता है।